पहला पॉइंट बेटा बेंजीन की इंट्रोडक्शन में लिख लो कि इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, फायर को कैच करने वाला सब्सटेंस है। दूसरा ये कि कलरलेस है, ठीक है। तीसरा ये है कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग है, ब्लड कैंसर कॉज करता है और लिक्विड स्टेट में होता है। तो क्योंकि ये लिक्विड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू में आ चुका है बेटा पहले। इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एनईडी में भी आ चुका है और एमडी कैट में भी आ चुका है, तो इसको हाईलाइट कर लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन का मोलर मास बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं वर्बली भी। C6H6 इज द फॉर्मूला। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72 हो जाएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 72 प्लस 6 78 हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78 ग्राम पर मोल। ठीक है। और अगर बेंजीन के अंदर से आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे बेटा? व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन? देखो, बेंजीन का फॉर्मूला आप जहन में रखो और फिर कार्बन का एटॉमिक मास रखो 12। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6 कार्बन होते हैं। एंड इसको डिवाइड करवा दो द होल मोलर मास ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, दैट इज 78। ठीक है, वो तो आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। इसको जरा एक दफा कैलकुलेट कर लो और इस वैल्यू को याद कर लो बेटा। ठीक है। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, इस वजह से 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया। 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 6 उसकी एटॉमिसिटी है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन दैट इज 78। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा बेंजीन में। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ इसकी। सो इट इज 92.30। ठीक है, तो ये याद रख लो बेटा इसकी वैल्यू को कि कार्बन की जो परसेंटेज है बेंजीन के अंदर दैट इज वेरी हाई, 92.3%। ठीक है। अगर इसको कंपेयर किया जाए ना किसी भी एलिफेटिक सब्सटेंस के साथ, एलिफेटिक समझते हो बेटा आप, ओपन चेन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें 6 कार्बन आते हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं C6H14 की, विच इज एन अल्केन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें जरा कार्बन की परसेंटेज निकालो, क्या परसेंटेज बनती है इसमें? 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हमने रखना है बेटा। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72 और 14 उसमें प्लस कर दो तो इट विल बी 86 और मल्टीप्लाई बाय कर दो 100। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो जरा और बताओ कार्बन की परसेंटेज अल्केन में क्या होती है? 83.5%। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम 6 कार्बन वाला अल्कीन ले लें तो द फॉर्मूला है C6H12। ये अल्कीन है ना बेटा। अगर इसके अंदर से हम कार्बन की परसेंटेज निकालें तो 12 into 6 डिवाइडेड बाय, देखो 12 6 72, 72 में 12 प्लस करोगे तो इट विल बी 86। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने इट विल बी 84। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो बेटा। 85.7%। ठीक है,
और अगर आखिरी फैमिली अल्काइन देख लें तो दैट इज C6, इसको डबल -2 करना होता है बेटा, C6H10, तो इट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 82 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू निकालो जरा, 87%। भाई तीनों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को देख लो, तीनों अल्केन को भी देख लो, अल्कीन को भी देख लो, अल्काइन को भी देख लो, तीनों के मुकाबले में मैंने तीनों उसी कंपाउंड को प्लेस किया जिसमें 6 कार्बन है और उनको अगर बेंजीन के साथ कंपेयर किया जाएगा ना, तो बेंजीन के अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है बेटा वो बहुत हाई है। इसीलिए आप सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 5 में एक एमसीक्यू देखते हो कि बेंजीन बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम, और उसका आंसर आप लोग टिक करते हो बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन कंटेंट। ठीक है, लिख लो ये वाली बात यहां पे, देयरफॉर इट बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम, मतलब बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करेगा ये। अगर किसी ऑर्गेनिक फ्यूल के अंदर कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन की परसेंटेज बहुत हाई है तो उसको जलाने पर स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और ये किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा इसकी क्वांटिटी, इसका परसेंटेज है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वाली बात आपसे सेकेंड ईयर में भी और एमडी कैट ई कैट में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग मार्क कर लो, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की प्रिपरेशन, क्या ये आर्टिकल हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है बेटा? ये हमारी सेकेंड ईयर की नई किताब का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये एमडी कैट के लिए बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एमडी कैट का पेपर तो अब न्यू बुक से बनता है मटर्निटी वाले, तो इसको देख लें। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। नंबर 1, फ्रॉम पेट्रोलियम। आसान से कुछ रिएक्शंस हैं बेटा, इनको जल्दी से देख लेते हैं। फ्रॉम पेट्रोलियम, या आप इसको पेट्रोल भी लिख सकते हो। बेटा बेसिकली पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन्स। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछेंगे तो ये 2 बातें लिखेंगे, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन्स इन मेजर प्रोपोर्शन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एन हेप्टेन, ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एन हेक्सेन, इसको हेक्सेन कर लो। ठीक है, फर्स्ट वन इज एन हेक्सेन एंड सेकेंड वन इज एन हेप्टेन। बेटा ये दोनों अल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं, एक 6 कार्बन वाला मेंबर है, एक 7 कार्बन वाला मेंबर है। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, एक मिक्सचर बनाया जाएगा, तो इससे जो है वो आपके पास पेट्रोल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी पेट्रोल के अंदर मेजरली ये दोनों प्रोपोर्शन से मौजूद होते हैं, हेक्सेन और हेप्टेन। देखो भाई, हेक्सेन को इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है इसको समझने के लिए। हाँ भाई, क्या ये हेक्सेन है? ओपन चेन है बेटा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको हेक्सागोनल फॉर्म में ड्रॉ किया है। ठीक है, 6 कार्बन है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, रेडिकल कोई भी नहीं है, इस वजह से एन हेक्सेन है ये। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस इसकी ली जाती हैं बेटा, और वो कंडीशंस क्या होती हैं? तो 480 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया जाता है। ठीक है, और कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे पहले इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जरा ये रिएक्शन देखो, बताओ बेटा क्या हुआ है अभी तक इस कंपाउंड के साथ। एक हाइड्रोजन यहां से निकला है बेटा, टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया है। टर्मिनल कार्बन समझते हो, पहला और आखिरी, तो ये पहला है और ये आखिरी है। यहाँ पर CH3 था, CH2 कर दिया है, यहाँ भी CH3 था, CH2 कर दिया है। तो कितने हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया बेटा? मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस हो गया H2, है ना। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा?
इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली होगा और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली होगा, इस तरह ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे बेटा। तो ये बताइए अब जो ये प्रोडक्ट बना है ये क्या कहलाएगा? इसको आप साइक्लोहेक्सेन पढ़ोगे। अब ये तो एन हेक्सेन था, ओपन चेन हेक्सेन था, एलिफेटिक हेक्सेन था, और ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोजनेशन। बेटा इसमें और इसमें अगर आप तब्दीली करोगे तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस का रिमूवल ही तो हुआ है ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड व्हाट? डीहाइड्रोजनेशन। जब हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो हाइड्रोजनेशन कहते हो, और जब हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो इट विल बिकम डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब एन हेक्सेन को यानी एलिफेटिक हेक्सेन को आपने साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया है तो ये प्रोसेस साइक्लाइजेशन भी कहलाता है बेटा। ये बात समझ आ रही है? एक लफ्ज है साइक्लाइजेशन, मतलब ओपन चेन को कन्वर्ट कर देना साइक्लिक चेन में। इसमें कोई मसला? अच्छा, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया बेटा, ठीक है। अब इसकी फर्दर हीटिंग की जाती है। इसको फर्दर आप हीट करते हो बेटा 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो तमाम कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ये जुमला सुना है आपने? तमाम कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, तमाम कार्बन से। बेंजीन बनाना है ना बेटा, आप असल में पढ़ के आ रहे हो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर मैं तमाम कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो इसका स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस ना। इसको वैसे करके सोचो, ठीक है, ये लो ऐसे करके सोचो। बताओ कितने हाइड्रोजन के एटम निकल गए बेटा? 6 हाइड्रोजन के एटम निकाले ना आपने तमाम कार्बन के पास से। तो अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 3 मोल्स ऑफ H2। भाई 6 निकाले ना आपने, तो ये देखो 3 2 6 हो गया। हर कार्बन से एक एक निकाला, 6 एटम निकाले तो 3H2 हो गया। अब एक बात सुनिए, जब आप ऐसा कर देंगे तो यकीनन तमाम कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है वो वैकेंट हो जाएगा। तो आप गिन लें जरा, किसी भी कार्बन को देख लें, इस कार्बन को देखें तो एक लेफ्ट और एक राइट और तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो उसी दौरान इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए ऑल्टरनेट पोजीशन पर इसके बीच में क्या बन जाता है बेटा? पाई बॉन्ड बन जाते हैं। इसको एरोमेटाइजेशन कहा जाता है। मतलब ये भी खास प्रोसेस से गुजर कर होता है, बट आप इतना कर लोगे तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो ये बताओ बेटा, सबसे पहले आपने हेक्सेन से स्टार्ट किया, उसके टर्मिनल कार्बन से H और H निकालकर पहले तो इसकी साइकिल की फॉर्मेशन की है, पहले तो इसको स्ट्रेट चेन से साइक्लिक चेन में कन्वर्ट किया है। इसको साइक्लाइजेशन कहा जाता है बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लाइजेशन, कि भाई ओपन चेन को क्लोज चेन में कन्वर्ट करो। और साइक्लाइजेशन के बाद आपने तमाम कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन निकाला है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? और फिर हाइड्रोजन निकालने के बाद जाहिर है तमाम कार्बन के 3 बॉन्ड्स बच जाते हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो फिर तमाम कार्बन के चौथे बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑल्टरनेट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड सोच लिया जाता है। इसको एरोमेटाइजेशन कहा जाता है बेटा। एरोमेटाइजेशन यानी एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना, ठीक है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? जिसमें कम से कम बुनियादी तौर पर आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स तो नजर आते हो, उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो इस कंपाउंड में ऐसा नहीं था, इस कंपाउंड में ऐसा है, इस वजह से ये प्रोसेस एरोमेटाइजेशन कहलाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है बेटा। अच्छा, ये तो मैंने पेट्रोल के एक हिस्से से बेंजीन बना दिया बेटा, एक हिस्से से। पेट्रोल में कितनी चीजें होती हैं बेटा? एक एन हेक्सेन होता है और दूसरा क्या होता है? एन हेप्टेन होता है बेटा। यानी जब पेट्रोल से बेंजीन बनाया जाता है तो 2 हिस्सों से बेंजीन बनकर आता है। एक तो हेक्सेन से बनकर आएगा बेंजीन, और दूसरा कहां से बन के आएगा बेटा? एन हेप्टेन से बनकर आएगा, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ इनपुट लिखकर छोड़ रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस अभी मुझे करके दिखाओ कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। हेप्टेन में बेटा कितने कार्बन एटम होंगे? 7 होंगे ना। तो ये देखो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझदार हो, देखो कैसे समझोगे इसको। CH3 यहां पर लगा दिया, CH2 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 CH2, ये भी CH2 और ये भी CH3। देखो बेटा, क्या ये हेप्टेन है? क्या ये 7 कार्बन की चेन है? क्या किसी कार्बन पर कोई ब्रांच है? कोई ब्रांच नहीं है, तो यकीनन एन हेप्टेन होगा ये, ठीक है। अब आप क्या करो बेटा, सबसे पहले तो इसको टॉलीन में कन्वर्ट करो, कर लोगे, ठीक है। यानी कि पहले आप इसको टॉलीन में कन्वर्ट इस तरह करोगे कि पहले तो इसकी साइक्लाइजेशन करवाओ ना। ये तो ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है, खुली हुई चेन है ये। तो आप इसको ऊपर वाली कंडीशन के मुताबिक
कंडीशन याद रखना जरूरी नहीं है, ये कंडीशन है। तो क्या होगा भाई, आप सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहां से निकालो और एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, तो क्या एक हेक्सागोनल रिंग बन जाएगी बेटा। जब यहां से H निकालोगे, यहां से H निकालोगे, तो इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना। तो चलो ये करते हैं पहले, CH3 का फिल वक्त कोई रोल नहीं है, तो ये CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड। ये CH2 था, इसको CH कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। ये CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, CH2 है, ठीक है। ये CH3 था, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकालो, ये CH2 हो गया। अब इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी हो गई खाली, तो ये आपस में कर लेंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन के एटम निकल गए, जैसे ऊपर हुआ था, -H2। क्या ये बात समझ आ रही है? ये बताओ, ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बेटा, ये जो प्रोडक्ट अभी बना है ये क्या कहलाएगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। ये साइक्लोहेक्सेन की चेन है और उसके ऊपर मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसको आप इसकी एरोमेटाइजेशन करवाओ। उसका तरीका क्या होता है कि रिंग के तमाम 6 कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन निकालो। जब हाइड्रोजन निकलेंगे तो फिर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स भी बनेंगे साथ में, जैसे ऊपर हुआ है, जैसे ऊपर हुआ है। ऊपर आपने क्या किया बेटा, पहले तो इसकी साइकिल बनाइए और फिर तमाम कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स लगाया और एरोमेटिक कंपाउंड बनाया है। यहां भी ऐसे ही करोगे। देखो CH3 अपनी जगह पर रहेगा, वो रिंग का हिस्सा नहीं है, रिंग के बाहर है। ये हो गया आपके पास कार्बन, ठीक है। ये हो गया आपके पास CH, एक एक हाइड्रोजन सबसे निकालते जाओ जैसे ऊपर किया है। यहां से भी एक हाइड्रोजन निकालो, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकालो, यहां से भी निकालो, यहां से भी निकालो, ठीक है। और ये तुम्हारे पास इसके बीच का बॉन्ड है। हर जगह से आपने एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया बेटा, तमाम 6 कार्बन के पास से। और जब तुम ऐसा करते हो तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या बन जाते हैं बेटा, वो क्यों बनते हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, अभी 3 बॉन्ड है, सबके देखोगे तो 3 है। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक, फिर इसको सिंगल छोड़ोगे, ये डबल, फिर सिंगल छोड़ोगे, फिर डबल। ये बताओ ये टॉलिन बन गया या नहीं? ये टॉलिन की फॉर्मेशन हो गई बेटा। ये बेंजीन है ना, और बेंजीन के फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह CH3 लगा दिया है, तो क्या ये टॉलिन की फॉर्मेशन हो गई है? अब टॉलिन से आप फॉर्म कर सकते हैं बेटा बेंजीन के मॉलिक्यूल को। अच्छा, इस दौरान हर पोजीशन से देखो, हर कार्बन से, यहां से भी आपने 6 कार्बन एटम को रिमूव किया बेटा, ठीक है। 6 हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, -3H2। ये बात समझ आ रही है बेटा? अब आप क्या करोगे, अब आप इसका रिएक्शन करवा दोगे, यही लिख देता हूं, इसका रिएक्शन करवा दोगे हाइड्रोजन गैस से। और हाइड्रोजन गैस से ये जब रिएक्शन होगा तो इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से समझो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। CH3 को एक हाइड्रोजन दो, यानी कि यहाँ पर हीट भी किया जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कैटलिस्ट भी लगाते हैं, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है बेटा, ठीक है। ये यहां से ब्रेक हो जाता है, तो CH3 किससे रिएक्शन करेगा, H के साथ, और क्या बना लेगा, CH4। और बेटा ये रेडिकल फिनाइल कहलाएगा, एग्री करोगे आप? ये C6H5 है या नहीं? देखो गिनो, 6 कार्बन है इसमें और इसमें 5 हाइड्रोजन है बेटा, C6H5 है। एक हाइड्रोजन अगर इसको मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो CH3 एक H लेकर CH4 बनाएगा और ये पूरा फिनाइल एक H लेकर C6H6 बना लेगा। बात समझ आती है? तो पहला मॉलिक्यूल बन जाएगा CH4 का और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, C6H6 का, विच इज कॉल्ड बेंजीन। नोट डाउन कर लो बेटा इसको। सबसे पहले ओपन चेन को क्लोज चेन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। 6 कार्बन की क्लोज चेन उससे बनानी होती है, उसके बाद उसकी एरोमेटाइजेशन करवानी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि तमाम 6 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकालकर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड लगाने होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में उसका रिएक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से करोगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
HCl से भी बन जाएगा, लेकिन ये होगा कि फिर ये कन्वर्ट हो सकता है CH4 में और ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये CH3Cl बन जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा, चांसेस कम होंगे बेंजीन बनने के। तो मिसाल के तौर पर अगर 1 किलो 1000 ग्राम ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हो सकता है 800 ग्राम कन्वर्ट हो जाए बेंजीन में, लेकिन इस मेथड से सारे का सारा आपके पास बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरो ये नहीं, बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं बनेंगे। अगला रिएक्शन हमारे पास है अल्काइन से। अल्काइन से हम बेंजीन कैसे बना सकते हैं? तो ये सारे सवालात एमडीकेट वालों को पास पेपर्स में मिलेंगे भी, तो जहां जहां मिलेंगे उसको सॉल्व कर लेना। तो भाई ये है आपके पास, बताइए अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है ये, क्या नाम है बेटा इसका? एसिटाइलिन और इथाइन। ठीक है, अच्छा मैंने जानबूझकर इसको इस अंदाज से लिखा है ताकि आप रिएक्शन को आसानी से याद रख सको। बेटा ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया एसिटाइलिन का, ठीक है, इथाइन का, और ये आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल आ गया एसिटाइलिन का और इथाइन का। ठीक है, साथ में इसको कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में हीट कर दिया जाता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट है और ये इसकी कंडीशन है, मतलब कॉपर की बनी हुई एक ट्यूब होती है, उसके अंदर डालकर इस गैस को हीट कर दिया जाता है, सिंस एसिटाइलिन इज अ गैस। बेटा सबके आखिर वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है ना, ये वाला पाई बॉन्ड इसका तोड़ दो, आखिरी वाला, तो क्या होगा? ये है CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये है CH। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी है CH डबल बॉन्ड CH, इसी तरह से ये भी है CH डबल बॉन्ड CH। जब पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो बेटा तो 2 सिग्मा बनकर आ जाते हैं, सबके साथ ऐसे ही होगा ना, तो 1 सिग्मा यहां बना दो, 1 सिग्मा यहां बना दो। समझ पा रहे हो इस बात को? ये पहले इथाइन मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हो गया बेटा, यहां से पाए तोड़ा, 2 सिग्मा निकल कर आ गए। ठीक है, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, इसका पाए तोड़ोगे तो 1 सिग्मा इस कार्बन को मिलेगा, 1 सिग्मा इस कार्बन को मिलेगा। बात समझ आ रही है सबको? इसी तरह से यहां से भी जब पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 1 सिग्मा इस कार्बन को मिलेगा और 1 सिग्मा इस कार्बन को मिलेगा। अब सबको आपस में मिला दो, ठीक है, ये आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हो गए। देखो बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। जल्दी से देखकर बताओ बेटा, ऐसा ही हो जाएगा? मतलब सबके पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और ऐड करना है यार, इन 3 मॉलिक्यूल्स को आपस में ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। सबके पाई बॉन्ड हमने खत्म कर दिए, तीसरे वाले जो तीसरा बॉन्ड था, 2 सिग्मा खोले, एक इधर एक इधर। नीचे वाले कार्बन के साथ भी ऐसी ही बात, 2 सिग्मा दोनों के खाली थे, आपस में बॉन्डिंग कर ली उन्होंने, तो ये आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूल बन गया। देखो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड भी आ रहा है, 6 मॉलिक्यूल, इसके अंदर 6 कार्बन भी है, 6 हाइड्रोजन भी है। बेटा क्या इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन भी कहा जा सकता है ना? कह सकते हैं ना, पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। तो 3 मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे आपस में ऐड हो गए तो उनके नतीजे में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनकर आ गया। इसलिए बाज दफा बेंजीन के लिए कहा जाता है कि बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन। क्या ये जुमला तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन। बेटा ट्राई मतलब 3, मर मतलब मॉलिक्यूल, है ना? तो 3 मॉलिक्यूल हमने लिए, किसके लिए? एसिटाइलिन के, 1 2 3, और इन सबको आपस में ऐड कर दिया तो बेंजीन बनकर आ गया। तो बेंजीन को पॉलीमर भी कहा जाता है बेटा, बेंजीन इज अ पॉलीमर।
ठीक है, बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। 3 एसिटाइलिन को लेकर आपस में ऐड किया तो पॉलीमर बना, बड़ा मॉलिक्यूल बना बेंजीन का। सो इस वजह से इसको स्पेसिफिकली ट्राइमर भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया है, ठीक है। और पेपर्स में आपको NAD वालों को इस तरह भी मिलेगा ये कि इसमें लिखा होगा C2H2 थ्राइस, ठीक है, अपॉन पॉलीमराइजेशन बताइए क्या बनाएगा। तो वो नजर आ रहा है बेटा आपको, देखो जरा, क्या ये C2H2 तुम्हें समझ आ रहा है बेटा क्या है? C2H2 के कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स। ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा और ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां पे लिख दें 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाए और आखिर में यहां पे क्या लिख दिया जाएगा? C6H6। समझ आती है बात बेटा? मतलब ऊपर वाली बात को मैंने इक्वेशन की सूरत में लिख दिया है। C2H2 को 3 दफा करो मल्टीप्लाई तो C6H6 हो जाएगा ना, तो ये तुम्हारे पास बेंजीन बन गया। और उसके होने का तरीकेकार ऊपर बता दिए कि ये ऐड हो जाते हैं आपस में। नेक्स्ट मेथड देखते हैं बेटा, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को रिड्यूस करना है भाई, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर चाहिए पहले। A benzene ring in which hydroxyl group is present at the first carbon atom. बेटा it is reacted with zinc. आपको पता है ना जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, ओजोनोलाइसिस में भी इस्तेमाल किया हमने पिछली क्लासों में। सिंस इट इज अ मेटल इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक क्या करता है? इसका ऑक्सीजन निकाल लेता है बेटा, ऐसे ही करता है ना ये दूसरों को रिड्यूस। तो फिनॉल अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है बेटा। तो जिंक अगर अपना ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर ले तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा बेटा, जैसे ओजोनोलाइसिस में होता है। सो सिंस फिनॉल ने अपना ऑक्सीजन लॉस किया बेटा, लूज कर दिया इसको, तो इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो फिनॉल ने अपना ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बच गया है उसको उसी कार्बन के साथ अटैच कर दो, तो क्या ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये लो, ये आपके पास बन गया बेंजीन। ये बात समझ आती है? मतलब ये जो फिनॉल बना है ये किस तरह से बना है? देखो इस तरह बना है ना। लेट सपोज ये बेंजीन है, इसका पहले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अब इसका ऑक्सीजन अगर निकाल दिया जाए तो उस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है बेटा? तो बन गया ना ये बेंजीन। ये बात समझ आ रही है? ये पूरा बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड आपके फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रिएक्टिंग इट विद जिंक। और ठीक है, और इसको रिडक्शन के लिए जो डेफिनेशन यहां पर इस्तेमाल हो रही है दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फिनॉल का सिर्फ ऑक्सीजन निकाल दो और हाइड्रोजन वहीं रहने दो उसी कार्बन पर, तो इट विल इजीली फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। साथ में बन गया जिंक ऑक्साइड। आखिरी मेथड देखेंगे बेटा इसमें, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अच्छा, सोडियम बेंजोएट बेटा हम पहले भी आपको बता चुके होंगे। बेंजोइक एसिड होता है ना, बेंजोइक एसिड वो क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? HSO3। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। COOH लगाएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, और अगर HSO3 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिंस HSO3 इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सल्फोनिक एसिड फैमिली। और अगर मैं इसके साथ बेटा H को रिप्लेस कर दूं, H को हटा दूं और उसकी जगह पर क्या लगा दूं बेटा? कोई मेटल लगा दूं, तो अब ये एसिड नहीं रहेगा बल्कि सॉल्ट बन जाएगा। और इसको लिखा कैसे जाएगा? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम और बेंजोएट, यानी बेंजीन के साथ सोडियम लगा हुआ है और फिर साथ में ये सॉल्ट बन गया है, तो इसके आखिर में ATE आता है बेटा। दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट। जब आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड के हाइड्रोजन की जगह पर
सोडियम लगा दोगे तो इट विल बिकम सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट बन जाएगा वो उसका। ठीक है, तो ये आपके पास है सोडियम बेंजोएट, लाइक SO3 और Na लग गया। ठीक है, और इसका रिएक्शन करना होगा कॉस्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपस में रिएक्शन करेंगी, देखिएगा जरा ये सारी चीजें। ठीक है, इन सबको मिलाओ, देखो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा बेटा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सबको मर्ज करो जरा, 2 सोडियम के आइटम्स हैं, Na2SO3 और एक ऑक्सीजन है बेटा ये वाला, क्या बन जाएगा ये Na2SO4। क्या पढ़ोगे इसको, सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4 और ये हाइड्रोजन इस फिनाइल रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा, तो फिनाइल और H मिलकर क्या बना देंगे बेटा, बेंजीन बना देंगे। तो ये देखो, इस फिनाइल को, दिस इज C6H5, ये कन्वर्ट होगा H के साथ रिएक्शन करके बेंजीन के अंदर। नोट डाउन कर लो बेटा ये सब। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हेडिंग मार्क करो, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बेटा, इसके अंदर कम से कम आपको स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड होता है, बराबर होता है इसके। इसको इस तरह भी ड्रॉ किया जाता है बेटा, और इसको फाइनली ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। ये सब एक दूसरे के कौन से स्ट्रक्चर कहलाते हैं बेटा, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, या फिर इनको केक्यूल्स स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, साइंटिस्ट है ये। रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर केक्यूल्स स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या मतलब होता है इसका, रेजोनेंस मींस यानी अगर आप किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में शो कर सकते हो तो ये फिनोमेना रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को, अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a molecule can be represented in more than one structures is called resonance। डेफिनेशन लिख लो रेजोनेंस की, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये प्रॉपर्टी रेजोनेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। तो बेंजीन को ऐसे भी शो किया जाता है, बेंजीन को ऐसे भी शो किया जाता है, ऐसे भी शो किया जाता है। तो इसके तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से बेंजीन के अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना पाया जाता है। ठीक है,
एक बात और इसमें नोट कर लो बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स से। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? बेंजीन के कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं? 3। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 6 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। मतलब रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा पॉसिबल होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स की तादाद से डायरेक्ट रिलेशन होता है बेटा। जितने ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसमें से किसी भी स्ट्रक्चर को वाइड ओपन कर लो बेटा, मिसाल के तौर पर कार्बन, तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप जमा कर सकते हो। सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दो और किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हुए आप पाई बॉन्ड्स लगा लो। ठीक है, तो ये बताओ बेटा बेंजीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? गिनो जरा। कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड है बेटा सिग्मा वाले, कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी 6 बॉन्ड्स हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 12 हो गए। ये सब पॉइंट बनाकर पेपर में आ चुके हैं बेटा। अगर टोटल पाई बॉन्ड देख लें, टोटल पाई बॉन्ड्स अगर देख लें तो टोटल पाई बॉन्ड्स कितने बेटा? 3। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3। इसकी ज्योमेट्री देख लो, अगर ये सब स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं बेटा, अगर इसकी ज्योमेट्री देख लो तो ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, ऐसे ही है ना? ये एक हेक्सागोनल शेप में इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका बॉन्ड एंगल देख लिया जाए तो बताइए भाई कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेंजीन के अंदर? ये तो हाइब्रिडाइजेशन से पता लगेगा ना। तो ये बताओ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बेंजीन में क्या है? सिग्मा बॉन्ड गिन लो बेटा, किसी भी कार्बन के साथ सिग्मा गिन लो, 1 2 और 3। 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री का। ऐसे ही है बेटा। बेटा sp3 के अंदर 109.5 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, और sp की अगर आप लीनियर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 180 डिग्री का एंगल बन जाता है इसमें लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखो। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होता है बेटा? अल्केन का याद है? अल्केन के लिए याद है 1.54 एंगस्ट्रॉम, अल्कीन के लिए 34 एंगस्ट्रॉम, अल्काइन के लिए 1.20 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन के लिए बता दो, इस चैप्टर में 4 चीजें हम पढ़ रहे हैं। बेंजीन में डबल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है। तो डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू क्या होती है? 1.34। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होती है? 1.54। तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज लेना होगा इसका। तो 1.39 या 1.4 एंगस्ट्रॉम दोनों एक्सेप्टेबल समझा जाता है बेटा। बात समझ आ रही है? तो अपने पास नोट डाउन कर लो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, इसको 1.397 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.4 एंगस्ट्रॉम कंसिडर किया जा सकता है। डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो डबल सिंगल की बॉन्ड लेंथ को एवरेज करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के बाद स्ट्रक्चर और फिर स्ट्रक्चर के बाद केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन से बेटा पहले रिएक्शंस को सबसे पहले एडिशन वालों को देख लेते हैं। हेडिंग लगा लो जरा, एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जल्दी से। बेंजीन के बेटा पूरी सेकेंडरी किताब में दो ही एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े कि चाहे वो ओल्ड बुक हो या न्यू बुक हो। तो एडिशन रिएक्शन एक हमने हाइड्रोजन के साथ पढ़ा है बेंजीन का, वो कुछ इस तरह से है। ऑल्टरनेट पोजीशन पर आप लगा लो डबल बॉन्ड और इसको रिएक्ट करवा दो हाइड्रोजन गैस के साथ। इसकी कंडीशन मैंने सेकेंड ईयर में बार बार कहा है बेटा कि याद रखना। याद है इसकी कंडीशन? एक्सट्रीम कंडीशन पर ये रिएक्शन होता है, कैजुअल बिहेवियर कैजुअल रूटीन की कंडीशंस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो क्या कंडीशन है जरा बताइएगा? 200 से 300 डिग्री का टेम्परेचर रखना होता है, 30 atm का प्रेशर होता है और निकल कैटलिस्ट से हाइड्रोजन गैस निकल कर आती है। ये याद करना है बेटा, ये सेकेंड ईयर के लिए याद करना है। ये कैट एमकेट में पूछते नहीं है कंडीशन को, ठीक है? कभी भी कंडीशन का सवाल नहीं होता है, बट ये सेकेंड ईयर के लिए याद रखना। 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 atm का प्रेशर, 30 atm का प्रेशर और निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पर मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि बेंजीन के अंदर एक फिनोमेना पाया जाता है रेजोनेंस का, जिसकी वजह से बेंजीन का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना? तो इस वजह से हमें उसके साथ कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस उस पर अप्लाई करनी होती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसके पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो आपको पता है बेटा सिग्मा बनते हैं। तो एक पाई बॉन्ड के टूटने से 2 सिग्मा बन जाते हैं। ये वाला पाई टूटा, 2 सिग्मा बन गए, ये वाला पाई टूटा, 2 सिग्मा बन गए, और ये वाला पाई टूटा तो भी 2 सिग्मा बन गए, ठीक है? अब हाइड्रोजन के तमाम एटम्स को आप इन तमाम बॉन्ड्स के साथ सैचुरेट कर दोगे, ठीक है? 6 हाइड्रोजन के एटम कंज्यूम हो गए टोटल, तो आप यहाँ पे 3 लगा दोगे, ठीक है? और ये सिंपली बेटा इस तरह भी लिखा जा सकता है ना कि आप हाइड्रोजन को कंडेंस कर दो, हाइड्रोजन को शो ना करो, तो सिर्फ ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तमाम हाइड्रोजन्स को अगर हाइड कर दिया जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन्स को खत्म कर दो, हटा दो, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और हर कॉर्नर पर 6 कार्बन एटम है। तो बताइए किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा? ये प्रोडक्ट क्या बना है? साइक्लोहेक्सेन बन गया है ना? 6 कार्बन की चेन है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लोहेक्सेन बन गया ये। और ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन भी कहला सकता है। दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजनेशन, ठीक है? और इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन बिहेव्स एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई, क्या ये जुमला समझ आता है? इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन अनसैचुरेटेड बिहेव कर रहा है बेटा। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फेवरेबल रिएक्शन कौन सा होता है? एडिशन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ना जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं, और पाई बॉन्ड रखने वाले हमेशा कौन सा रिएक्शन करते हैं? एडिशन, ठीक है? और एडिशन जब भी कर रहा हो कोई हाइड्रोकार्बन तो उसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड रिएक्शन करता है बट एक्सट्रीम कंडीशंस पर करता है। कंडीशंस आपके सामने मौजूद है, ठीक है? तो एक्सट्रीम कंडीशन पर ये बिहेव करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह, एक्सट्रीम कंडीशंस पर। सेम तर्ज का रिएक्शन हम हाइड्रोजनेशन के बाद क्लोरीनेशन की सूरत में भी देखते हैं, ठीक है? लाइक ये तुम्हारे पास बेंजीन है और इसका रिएक्शन करोगे Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है? तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है बेटा।
ठीक है। यूवी लाइट की मौजूदगी में ही रिएक्शन होता है। ऐड कर दो बेटा Cl2 को, बताओ कैसे ऐड करोगे? पाई बॉन्ड सारे ब्रेक कर दोगे, पाई बॉन्ड सारे ब्रेक करोगे, 6 सिग्मा बन जाएंगे भाई, ठीक है। और तमाम जगहों पर चूंकि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, हर जगह पर एक एक क्लोरीन लगा दोगे, 6 क्लोरीन कंज्यूम हो जाएंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 3 लगा दोगे। नाम बता दो बेटा इस कंपाउंड का, ये क्या बन गया है? पहले रेडिकल्स का नाम बताओगे, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। और इस रिएक्शन के अंदर भी बेंजीन कैसे बिहेव कर रहा है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब रिएक्शन कौन सा कर रहा है बेटा? एडिशन। जब जब एडिशन रिएक्शन होगा तब तब अनसैचुरेटेड बिहेव करेगा ये, और जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो सैचुरेटेड बिहेव करेगा। तो ये वो दो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर बेंजीन अनसैचुरेटेड बिहेव करता है बेटा, और इन दोनों रिएक्शंस के नतीजे में बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही है, एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब पाई बॉन्ड्स खत्म हो गए ना, जो प्रोडक्ट्स बने उसके अंदर पाई बॉन्ड्स नहीं है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें खत्म हो गया बेटा, ठीक है। एरोमेटिक, नोट कर लो, एरोमेटिक कैरेक्टर इज लॉस्ट। एरोमेटिक कैरेक्टर इज लॉस्ट। अच्छा, बेंजीन के सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पर आते हैं। पहले तो हमने एडिशन पर बात कर ली, अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये वो उस तफसील से नहीं देखेंगे जैसे सेकेंड ईयर में देखते हैं, बस यहां पर हमें उसके कुछ की पॉइंटर्स पता होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेडिंग लगाओ बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके 5 रिएक्शंस आपको याद है, सेकेंड ईयर में पढ़ते हो बेटा, 5 रिएक्शंस बेंजीन के। एक एक करके बात करते हैं जरा सब पर। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है बेंजीन, ठीक है, और ऑल्टरनेट पोजीशन पर इसके पास मौजूद है पाई बॉन्ड्स। बेटा अगर इसको मिसाल के तौर पर इसका रिएक्शन किया जाए X2 के साथ, तो इस वक्त जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है दैट इज AlX3। याद रखना, जब X2 किसको कहते हो बेटा? हेलोजेंस को कहा जाता है। तो हेलोजन जब भी बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा ना, सब्स्टिट्यूशन वाला, तो वो याद रखना वो AlX3 की मौजूदगी में करेगा, जहां जहां हेलोजन आएगा। ये इसका कैटलिस्ट होगा, ठीक है। दिस इज योर कैटलिस्ट एंड दिस इज योर रिएजेंट, जो कि रिएक्ट कर रहा होगा इसके साथ, ठीक है। तो आपका जो बेंजीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? बताएंगे किस में कन्वर्ट होगा ये? बेंजीन के फर्स्ट कार्बन से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकलेगा, और उसकी जगह पर एक क्या लग जाएगा बेटा? X लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा, ठीक है। यहां पर आप लगा दोगे X, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट आपका क्या रिलीज हो जाएगा? HCl बनकर आपका बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन के साथ साथ रिलीज हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट से क्या मुराद है? जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरे X के साथ रिएक्शन करके HX बनाकर रिमूव हो जाएगा। बात समझ रहे हो बेटा? बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? क्या कहोगे इस रिएक्शन को? हेलोजेनेशन, ठीक है, हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। और इससे बनकर आने वाले प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है हेलोबेंजीन। जैसे ऊपर अगर Cl लगा हुआ होगा तो इट विल बी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हेलोजन के साथ रिएक्शन। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर ये कंपाउंड बेंजीन, ठीक है, अगर ये बेंजीन RX के साथ रिएक्शन करे, RX किसको कहते हो बेटा? अल्काइल हैलाइड को। बेटा अगेन आपके रिएजेंट के अंदर X आ रहा है ना, तो आप यहां पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे वो कौन सा करोगे? AlX3, लेविस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं, याद है। तो ये इसमें आपका रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, और ये आपके लिए क्या है बेटा? कैटलिस्ट है। बताएंगे ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा? इसमें से कौन सा हिस्सा निकलकर बेंजीन के अंदर लगेगा? R रेडिकल लग जाएगा बेटा,
और जो H निकलेगा वहां से वो X के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HX बना देगा। ठीक है, तो ये आपके पास है बेंजीन, इसके फर्स्ट पोजीशन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह लगा दो R। ठीक है, और आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो H निकला उस जगह से, X के साथ कंबाइन हुआ और उसने क्या बना दिया, HX बना दिया। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इसको अल्काइल बेंजीन कहेंगे ना, ऊपर R लग गया तो अल्काइल है और नीचे बेंजीन है, तो इट इज कॉल्ड अल्काइल बेंजीन। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, पूरा नाम बताइएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेडल क्राफ्ट्स, याद है, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। क्या ये पॉइंट याद है बेटा, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप को बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। बेटा इसी तरह का एक रिएक्शन और भी हम करते हैं, उसमें जरा देखिए हम इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, R CO और X। ये याद है बेटा कि कौन सा कंपाउंड होता है, एसाइल हैलाइड कहते हैं इसको, एसाइल हैलाइड। बेटा इसमें भी X आ रहा है ना, तो इसका रिएक्शन भी आप किसकी मौजूदगी में करवाओगे, AlX3 की मौजूदगी में। सेम कैटलिस्ट तीनों रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ये बता दो बेटा आपके ये किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के फर्स्ट कार्बन से क्या निकल जाएगा, एक H निकलेगा और उसकी जगह पर ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड और R। बेटा ये एसाइल ग्रुप होता है ना पूरा, और ये एसाइल ग्रुप जब बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट होगा तो एसाइलेशन कहेंगे, और जो H यहां से निकलेगा वो X से रिएक्शन करके क्या बना देगा, HX बना देगा। ये सब आप रिकॉल कर लो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये रिएक्शन बेटा कहलाता क्या है, फ्रेडल, इसको भी कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। और इसी के नतीजे में बनता है ना बेटा एसिटोफेनॉन। याद करो, अगर यहां R की जगह पर क्या लग जाए, CH3 लग जाए, तो 2 कार्बन आ गए इसमें, तो इसी को कहा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट आपका बना है ये क्या, ये बहुत पूछा जाता है सेकेंड ईयर में भी और टेस्ट में भी, दिस इज कॉल्ड एसिटोफेनॉन। ठीक है, और कौन सा रिएक्शन रह गया बेटा, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड से रह गया और एक नाइट्रिक एसिड से रह गया, मतलब दोनों एसिड्स के साथ जो रिएक्शन है वो रह गया। तो अगर मिसाल के तौर पर इसका रिएक्शन कर दिया जाए, सबसे पहले इसका रिएक्शन कर दिया जाए लेट सपोज नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ, तो बेटा इसको कैटेलाइज करने के लिए कौन मौजूद होता है यहाँ पर, H2SO4। याद रखिएगा बेटा, जब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक एसिड इसका रिएक्टेंट है, ये बेंजीन से रिएक्शन करेगा, बट इसको कैटेलाइज कौन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटेलाइज करता है बेटा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड इज द कैटलिस्ट। अब आप प्रोडक्ट्स बताएंगे बेटा क्या क्या बनेगा। सबसे पहले बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पर क्या लग जाएगा, यहां पे क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लगता है बेटा नाइट्रेशन के दौरान, यहां पर NO2 लगेगा और साथ में जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा दैट वुड बी H2O। ठीक है, और ये आपके पास जो सारे का सारा प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन, और ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है भाई, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। क्या ऐसा ही है। और लास्ट रिएक्शन के अंदर जो हमारी किताब का लास्ट रिएक्शन है उसमें आप बेंजीन का रिएक्शन किससे करवाते हो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से, और इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया जाता बेटा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डायरेक्टली इसके साथ रिएक्शन करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से HSO3 ग्रुप निकलकर बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाता है बेटा, H2O। बेंजीन से निकलता है एक हाइड्रोजन, वो इसके OH से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, वाटर। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या कहलाएगा भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या ये सारे के सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं बेटा, क्या ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ये भूल गए हो बेटा। देखो मिसाल के तौर पर जब हम X2 की बात करते हैं, जब इस X2 की बात करते हैं तो ये जो X2 है, ये जो X2 है, इस X2 के अंदर कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं बेटा, यानी एक बॉन्ड है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो
AlX3 क्या करता है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है ना बेटा, और किस तरह ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करता है। और ऐसे ब्रेक करने का क्या मतलब है, दो हिस्से बन गए, एक X बन गया और एक X नेगेटिव बन गया, एक X पॉजिटिव एक X नेगेटिव। समझ पा रहे हो इस बात को? यानी ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक हैलोजन लेकर चला जाता है और एक हैलोजन अपना ही इलेक्ट्रॉन छिनवा बैठता है। इसी को कहते हैं ना हेटेरोलाइटिक फिजन। याद है, हेटेरोलाइटिक फिजन मतलब अगर ये बॉन्ड दरमियान से ब्रेक हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, तो इसको होमोलाइटिक फिजन कहा जाता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन को एक एटम ले जाए, तो इसको हेटेरोलाइटिक फिजन कहा जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड हेटेरोलाइटिक फिजन या फिर हेटेरोलाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा बताओ क्या ये X पॉजिटिव क्या ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल है ना, और यही इलेक्ट्रोफाइल आपके बेंजीन के ऊपर जाकर सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है बेटा इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। बेटा सेम केस यहां पर भी तो होता है ना, RX, ये देखो RX, ये जो RX लिखा हुआ है इसका बॉन्ड भी ऐसे ही ब्रेक होता है, ये R और ये X। बेटा इस बॉन्ड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो X जो है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव, और R का अपना भी इलेक्ट्रॉन छीन गया तो R पे क्या लग जाएगा, और फिर यही R बेंजीन के अंदर जाकर सब्स्टिट्यूट होता है। तो बताओ एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ये बात समझ आती है? सेम केस यहां पर भी है बेटा, इसको भी देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर आप गौर से देखो, ये देखो RCOX, ये देखो इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। बताओ ये वाला X अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है ना, X अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए तो क्या बनेगा, X नेगेटिव, और कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इस पूरे हिस्से पर क्या लगेगा बेटा, पॉजिटिव। तो यही इलेक्ट्रोफाइल है जो कि बेंजीन के अंदर जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ आ रही है? और इन तमाम के अंदर ऐसा ही होता है। अगर आप इसकी बात भी करोगे नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रेशन की, तो नाइट्रिक एसिड को तोड़ना तो बता चुका हूं मैं पहले भी। नाइट्रिक एसिड को कैसे तोड़ा जाता है, HO और NO2। बताओ ये नाइट्रिक एसिड को तोड़कर लिखने का तरीका है, सबको सम अप करो, ये बन जाएगा HNO3। तो देखो बेटा OH इज हाइड्रोक्साइड विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, और NO2 पर क्या चार्ज होगा, और यही NO2 जाकर बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेंजीन के अंदर। सेम कहानी यहां पर भी होती है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। देखो सल्फ्यूरिक एसिड को यूं तोड़ा जा सकता है, बोलो ऐसे ही है, OH और HSO3। OH कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, HSO3 कंटेन्स पॉजिटिव। यही पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, इसमें लेविस एसिड कैटालिस्ट कौन है बेटा इन तमाम पांचों रिएक्शंस के अंदर? AlX3। ठीक है, इसका क्या रोल होता है? इसका रोल देखो, लेविस एसिड किसको कहा जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे, डोनेट नहीं करे बल्कि क्या करे बेटा, एक्सेप्ट करे। तो जरा एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, रोल ऑफ AlX3, इससे आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा पास पेपर में। रोल ऑफ AlX3 मतलब तीन जगहों पर हमने AlX3 को इस्तेमाल किया, 1 2 3। तो इन तमाम रिएक्शंस के अंदर ये कैसे बिहेव करता है इसको देख लो। ठीक है, रोल ऑफ AlX3। ठीक है बेटा, AlX3 के स्ट्रक्चर को जनरली हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, AlX3। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है? देखो AlX3, क्या ये AlX3 आपको समझ आ रहा है कि लेविस एसिड क्यों है? बताओ, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल है बेटा, एक और एक, इस बॉन्ड में भी दो, इस बॉन्ड में भी दो। तो अल्मोनियम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन जमा हो पाए, 6। ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ बेटा इसका। भाई अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8, 3। तो बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन तो अल्मोनियम के हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है, X। तो 3 + 3 करोगे टोटल क्या बना, अल्मोनियम का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो पाया। ये बात समझ आ रही है? जब ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, so it can accept a pair of electron, therefore it is termed as Lewis acid।
बात समझ आती है बेटा? तो ये आपके पास है लेविस एसिड, और अगर इसका रिएक्शन आप कर दो मिसाल के तौर पर आप इसका रिएक्शन कर दो X2 के साथ, ये देखो ये वाला पेयर जो एरो पर लिखा हुआ है मैंने इसको उठाकर स्ट्रक्चर के हवाले से वहां लिख दिया बेटा, ये X2 ये रहा, ठीक है, ये AlX3 हो रहा, ठीक है। फिर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं बेटा, देखो मैंने कहा ना कि इनका हेट्रोलाइसिस से बॉन्ड ब्रेक होता है। हेट्रोलाइसिस मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन कोई एक X अपने साथ ले जाते हैं, X नेगेटिव बनकर और एक X पॉजिटिव बनकर। अब ये X नेगेटिव अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, ये किसको देगा 2 इलेक्ट्रॉन? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा? वो एक्सेप्टर बैठा हुआ है ना अल्युमिनियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। वन साइडेड शेयरिंग समझते हो ना? तो ये लो भाई, ये तुम्हारे पास है Al, ये है X, ये है X, ये है X, ये नया X आया X माइनस बनकर, इसने कहा कि भाई मैं तो पेयर लेकर आ रहा हूं पीछे से, है ना, और इस पेयर को ये क्या कर देगा? वन साइडेड शेयरिंग से डोनेट कर देगा। इसीलिए इस पूरी स्पीशी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो X पॉजिटिव है ये एज इट इज रिलीज हो जाएगा, और यही X पॉजिटिव जाकर आपके बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो दरअसल ये जो लेविस एसिड कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के अंदर, इसका रोल क्या है? इसका रोल लिख लो, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोफाइल। इसका रोल है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना। ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कर दी। इस तरह से इसको कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने वाली स्पीशी है। ठीक है भाई, इसको जल्दी से नोट करो। आखिरी एक छोटी सी बात देखते हैं बेटा, डायरेक्टर्स याद हैं आपको? बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्टर्स लगते हैं, ऑर्थो, पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, आखिरी बात उस पर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा आप लोग कोशिश करना कि जो चैप्टर नंबर 5 का पास पेपर आपको ड्राइव पर दिया गया वो सॉल्व करके आना। देखो सॉल्व करके आओगे तो फिर ये होगा कि हम पूरी फाइल सॉल्व नहीं करेंगे क्लास में, जहां पर मसला आ रहा होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 आपको दिया जा चुका है, इसमें एनईडी के पेपर्स भी मौजूद हैं, एमडी कैट के भी पूरे पेपर्स मौजूद हैं, पंजाब बोर्ड के सवालात भी हैं, सिंध के भी हैं, और सब कुछ सेपरेटेड है, उसमें आंसर्स के साथ हैं। ठीक है, तो वो देखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा जहां तक हो सके। ठीक है, उसके बाद जो कुछ रह जाएगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। तो भाई अब हम आ जाते हैं डायरेक्टर्स ऑन बेंजीन। ठीक है, यहां से भी कुछ एमसीक्यूज आते हैं बेटा। डायरेक्टर्स ऑन बेंजीन, बेटा बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए, मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, यहां पर मैंने लिख दिया डी, तो इस डी का मतलब ये बेटा कि बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी डायरेक्टर पहले से लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जो कि डायरेक्टर का काम कर सकता है, यानी कि नए आने वाले ग्रुप को ये बताएगा कि उसने किस पोजीशन पर जाना है। बेटा ये सारी बातें तफसील से आप सेकेंड ईयर में देख चुके हो। एमडी कैट या ई कैट के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ा करेंगे कि डायरेक्टर है कौन कौन से। तो दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं बेटा, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ऑर्थो पैरा एंड, अब ये एक बात का इजाफा करेंगे, एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स, ऑर्थो पैरा एंड एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। बेटा इसका मतलब समझो जरा क्या है, ऑर्थो पैरा एंड एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। ऑर्थो पैरा का क्या मतलब होता है बेटा कि भाई जो बेंजीन के ऊपर पहले से ग्रुप लगा हुआ है वो नए आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा। ये बात हमें पता है, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बुक तो वो तो हो जाएगा हमसे। एक्टिवेटिंग डायरेक्टर का ये मतलब है कि अगर ये डायरेक्टर बेंजीन पर पहले से लगा होगा तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को एक्टिवेट कर देगा, मतलब बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव कर देगा वो उस कंपाउंड को। एक्टिवेटिंग, बेंजीन की रिंग को मजीद एक्टिवेट कर देगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। यहां से बड़े सवाल आते हैं बेटा पास पेपर में। ठीक है, अब इसको जरा याद करना है कि ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो भाई इसके अंदर एक आर ग्रुप होता है। आर किसको कहते हो बेटा? अल्काइल ग्रुप को, CH3 C2H5 वगैरह। इस तरह से इसके अंदर एक OH ग्रुप होता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसके अंदर NH2 ग्रुप भी होता है, मतलब ई कैट के अंदर, एमडी कैट के अंदर ये ग्रुप्स याद करना जरूरी है। इसी तरह से एक OR ग्रुप भी होता है बेटा, अल्कोक्सी ग्रुप जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो कम से कम बेटा इन ग्रुप्स को याद रखो कि these groups are orthopara directors and activating directors as well.
मतलब अगर ये बेंजीन के ऊपर लग जाएंगे तो बेंजीन को बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव कर देंगे। अब मिसाल सुनो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर, और बहुत सारे सवाल आप इस तरह से पास पेपर में देखोगे, मिसाल के तौर पर बेटा ये बेंजीन है और ये तुम्हारे पास आप है, लेट सपोज इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 टॉलीन है, ये बेंजीन है ये टॉलीन है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेटा टॉलीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि ये जो R है ना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो हम रिएक्शंस में देखेंगे, बट जो बात तुमने सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ी है वो ये वाली बात है कि भाई ये अगर बेंजीन पर लग जाएगा, R अगर बेंजीन पर लग जाएगा तो ये एक्टिवेट कर देगा, बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर देगा, उसकी रिएक्टिविटी को मजीद बढ़ा देगा। तो बेंजीन भी रिएक्टिव है मगर उससे ज्यादा रिएक्टिव टॉलीन हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो डायरेक्टर लगा है दैट इज एक्टिवेटिंग डायरेक्टर। बात समझ आती है? नोट कर लो बेटा, बहुत सवालात इसके देखेंगे पास पेपर में, इसलिए कह रहा हूं अगली क्लास में जब आओ तो इसके पास पेपर, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पढ़ कर आना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ एक ग्रुप ये भी होता है बेटा, नोट कर लो, ठीक है, ग्रुप या फिर डायरेक्टर्स ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। डीएक्टिवेटिंग का मतलब समझ पा रहे हो बेटा कि अगर ये बेंजीन के ऊपर लग जाएंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देंगे बेटा, कम कर देंगे, ठीक है, बेंजीन से भी कम कर देंगे, और वो सिर्फ एक होता है X। बात समझ आ रही है? X आपको याद होगा बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। सेकेंड ईयर में आपको मैंने एक टर्म बताई थी ना, रॉक्स, R, OH, X, ये तीनों कौन से डायरेक्टर होते हैं बेटा? सेकेंड ईयर के लिए ये तीनों याद करना काफी है, ये तीनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये देखो R यहां पर चला गया एक्टिवेटिंग में, OH भी एक्टिवेटिंग में आ गया, लेकिन ये जो X है ना ये ऑर्थो पैरा तो है, लेकिन ये कौन सा डायरेक्टर है बेटा? डीएक्टिवेटिंग है। बेंजीन पर लग जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी को मजीद कम कर देगा। इधर आओ, ये देखो, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड लेस रिएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि उसके ऊपर जो डायरेक्टर लगा हुआ है वो हेलोजन है, और हेलोजन एक डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर है। उसकी पूरी थ्योरी होती है लेकिन वो पढ़ने की नीड नहीं है बेटा कि वो कैसे डीएक्टिवेट करता है, ये सब आप आगे जाकर पढ़ोगे। आखिरी बात कर लेते हैं, ऑर्थो पैरा के अलावा दूसरा डायरेक्टर कौन सा होता है बेटा? मेटा एंड डी एक्टिवेटिंग। ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग वाली बात अच्छी तरह से देख लो। मेटा, M फॉर मेटा एंड डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। बेटा मेटा में कोई भी डायरेक्टर एक्टिवेटिंग नहीं होता, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग भी होते हैं, मैंने लिख दिए कौन कौन से, डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं, मैंने लिख दिया कौन सा। मेटा डायरेक्टर जितने भी होते हैं वो सब के सब बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को हमेशा कम करते हैं। मेटा कभी भी एक्टिवेट नहीं करता बेंजीन रिंग को, ठीक है, और इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ये सब चीजें याद हो जाएंगी। अब इसके अंदर क्या क्या बातें भाई, मेटा डायरेक्टर्स बताओ कौन कौन से होते हैं? COOH होता है बेटा, CHO होता है बेटा, NO2 ग्रुप होता है, HSO3 ग्रुप होता है, ठीक है, कम से कम बेटा ये 4 ग्रुप्स याद कर लो, लिख लो अपने पास, तो पूरा पास पेपर आप इससे सॉल्व कर लोगे। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5 बेटा। ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं इन सबको इस्तेमाल करके अपने पास वो जो चैप्टर 5 की फाइल है उसको सॉल्व करो, और नेक्स्ट क्लास में आओ, हम नेक्स्ट क्लास में हमारी डिस्कशन क्लास है अबाउट चैप्टर नंबर 5, क्योंकि बड़ा लेंथी चैप्टर है और बड़ा मेजर चैप्टर है, तो इसकी पूरी फाइल को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे अगले चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे।